किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल बिलाखिर इस साल हज के हवाले से इबाम ख़त्म हुआ, जब कल शब सऊदी अरब की हुकूमत ने ऐलान किया कि इंशाअल्लाह ताला हज होगा, ज़रूर होगा, और उसी अंदाज से जोश खरोश के साथ हज होगा। लेकिन इस बार क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना की जकड़ में है, हालात हज के लिए थोड़े मुख्तलिफ होंगे, और इसके लिए सऊदी हुकूमत ने जो प्लान बनाया है वो यकीनन बहुत अहसन मौजूदा हालात के लिहाज से प्लान है। उनका कहना यह है कि इस साल सऊदी अरब में जो लोग मुकीम हैं उनको हज करने का मौका दिया जाएगा, और ख़ास तौर पे फोकस ये होगा कि जो गैर मुल्की सऊदी अरब में रहते हैं, जो मुसलमान अक़वाम के लोग शहरी सऊदी अरब में रहते हैं, उन सब को शामिल किया जाए। चाहे वो सब पूरे के पूरे शामिल ना हो, लेकिन उन सब की रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि एक आलमी नुमाइंदगी हो इस साल हज में। और इसके लिए जैसे कि दुनिया में हर साल हज के मौके पे होता है, इस साल भी हज में मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोग शरीक हों। सऊदी अरब के लोग भी इस दफ़ा ज़ाहिर है कि भरपूर अंदाज में शरीक हो सकेंगे, और इस तरह से हज की भरपूर अदायगी भी हो जाएगी, हज का फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा, और तमाम जो अरकान हैं हज के वो भी पूरे अंदाज से उसी तरह से अदा हो जाएंगे। मिना अरफ़ात का ज़ाहिर है कि अमल भरपूर अंदाज में हो जाएगा। मगर इस दौरान क्योंकि कोरोना का माहौल है, सख्त हिफाजती इक़दामात को रूए कार लाना होगा, उस पर सख्ती से अमल करना होगा। हुकूमत सऊदी अरब ने इस हवाले से भरपूर तैयारियाँ भी की हैं। बात के तहत इस बार तकरीबन 10,000 लोग हज करेंगे, ये अंदाज़ा सऊदी अरब से हमें मिल रहा है। गो कि गुज़िश्ता साल और हर साल जो हज का समा होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। गुज़िश्ता साल 25 लाख मुसलमानों ने पूरी दुनिया से हज अदा किया था, मगर ज़ाहिर है कि आज के माहौल में 25 लाख लोगों का हज करना नामुमकिन है, और इसीलिए ये महदूद इंतज़ामात किए गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में हर साल की तरह इस साल हज की ख्वाहिश रखते थे, और यकीनन हज़ारों पाकिस्तानियों की ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि वह हर सूरत में इस साल हज की अदायगी करें, क्योंकि ये ज़िंदगी में एक बार करना हर मुसलमान पे लाजिम है। इस साल तकरीबन 1,80,000 पाकिस्तानियों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी, वो हज अदा करना चाहते थे, सरकारी और प्राइवेट हज। 1,80,000, और उनमें से 1 लाख लोगों ने जो हुकूमत की इब्तदाई अदायगियाँ हैं वो भी कर दी थी, और इस तरह से वो 1 लाख लोग अपनी अदायगियाँ भी कर बैठे थे, और वो इंतज़ार में थे कि इस हवाले से फ़ैसला आएगा। कि कई हफ्तों से ये बात वाज़े हो रही थी, लग रहा था कि मौजूदा सूरत हाल में शायद उस अंदाज़ का हज नहीं होगा, उसका इम्कान नहीं होगा। लेकिन बहरहाल बिलाखिर ये फ़ैसला हो गया है, और अब हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या करेगी और क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर जनाब पीर नूरुल हक क़ादरी। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल हक क़ादरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। फरमाइएगा कि कल आपको भी इत्तला मिली, या इससे पहले आपको सऊदी हुकूमत ने बता दिया था कि अब इस किस्म का ऐलान होने वाला है, और अब जबकि ये ऐलान हो गया है तो अब इब्तदाई तौर पे आप क्या क्या इक़दामात कर रहे हैं? जी शुक्रिया कामरान खान, मुझे साथ लेने का। और बाकी हुकूमत सऊदी हुकूमत के लिए एक मुश्किल फैसला था। काफ़ी उनके अंदर हुकूमत के मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज और इदारों के दरमियान भी बहुत तवील उनके बहस मुबाहिसे और मीटिंग्स हुई, और बिलाखिर उस नतीजे पे पहुंचे। हमारे साथ तकरीबन मिड मार्च से ये उनके रवाबित रहे। 3-4 दफ़ा इस दौरान सऊदी वज़ीर हज व उम्रा के साथ मेरी बात हुई, और उन्होंने हमें बताया था कि इख्तिताम रमज़ान तक हम आपको बता सकेंगे कि क्या फ़ैसला होना है। लेकिन शायद उनको फ़ैसला करने में दुश्वारी थी, और मुख्तलिफ उनकी वज़ारतों के मुख्तलिफ नुक्ते नज़र था। उनकी वज़ारत दाखिला और वज़ारत सेहत बिल्कुल चाह रहे थे कि हज इंतहाई महदूद तरीके से और बहुत सख्त किस्म के एसओपीज़ के साथ किया जाए, जबकि उनकी वज़ारत हज उम्रा और वज़ारत सियाहत का उनका था कि अगर महदूद पैमाने पे बैरूनी मुल्क से
کچھ حاجیوں کو لایا جائے تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے. تو وہ کل بھی جب یہ آخری فیصلہ اعلان کر رہے تھے تو اس سے 3-4 گھنٹے پہلے سعودی وزیر حج و عمرہ کی میرے سے بات ہوئی اور ہم نے انہیں کہا کہ چونکہ آپ میزبان ملک ہیں, آپ ان کے تمام ضروریات اور لوازمات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, پرکھتے ہیں اور آپ پہ ہمارا پورا اعتماد ہے کہ آپ کو حجاج کرام کا ہمیشہ اپنے خاص خیال رکھا ہے, ان کی حفاظت اور صحت جو ہے آپ کی مقصود اور مطمع نظر رہی ہے, تو آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ اس میں رہیں گے. تو اب کیونکہ فیصلہ ہو گیا ہے, اب کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ہمارے بہت سارے پاکستانیوں نے اپنی اپنے حساب سے تیاریاں کی تھیں, آپ کو پیمنٹس وغیرہ کر دیں تقریباً 1 لاکھ پاکستانیوں نے, تو اب کیا آپ نے SOP بنائی ہے؟ اب اس میں کس طریقے سے آگے کیسے بڑھیں گے آپ؟ آگے ہم جو 1,07,000 کامیاب عازمین حج تھے اور جو کہ ہم بھی ان کے انتظامات کے حوالے سے ہماری طرف سے تیاریاں بھرپور تھی, ان کو ہم کل سے اطلاع دینی شروع کریں گے. جب بینک سے ہماری بات ہوگی کہ کیا شیڈول دیتے ہیں تو توقع ہے کہ اگلے ہفتہ 10 دن میں ہم ان کو جتنے ان کے پیسے ہیں واپس کر دیں گے. ان کو بذریعے SMS اور بذریعے ٹیلی فون اور بذریعے خط ان کو ہم بتائیں گے کہ کیا طریقہ کار ہوگا. ابھی یہی ہو سکتا ہے. جو پرائیویٹ حجاج ہیں, ان کے آرگنائزر ہیں, ان کو ہم نے, کیونکہ سعودی حکومت نے مارچ کے اوائل میں ہمیں کہا تھا کہ کوئی آپ ایگریمنٹ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ساتھ جو ادھر ٹرانسپورٹ کمپنیز ہے سعودی عرب میں, جو کیٹرنگ کمپنی ہے, جو ہوٹل اور بلڈنگ مالکان ہیں, ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی حتمی عقد اور ایگریمنٹ آپ نہ کرے. تو ان کے کہنے پہ ہم نے پرائیویٹ حج آرگنائزر کو روکا تھا کہ آپ کوئی حج بکنگ نہ کریں. تو ان کا تو کوئی اس طرح ایشو نہیں ہے, لیکن جو ریگولر حج میں گورنمنٹ کے حج اسکیم میں جنہوں نے پیسے جمع کر دیے ان کو واپس مل جائیں گے. اور آپ نے کوئی جو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ تو 1.5 لاکھ سے زیادہ حج تو سرکاری حاجی جو ہیں وہ سرکاری حج کی اسکیم کے تحت جاتے, آپ لوگوں نے بھی کوئی اپنے لیول پہ عبوری بکنگز وغیرہ تو مکۃ المکرمہ یا مدینہ المنورہ میں تو نہیں کی تھی؟ کچھ اس قسم کی آپ لوگوں نے تو ابھی کمٹمنٹ کرنا شروع نہیں کی تھی, چاہے وہ ٹیمپریری ہو یا عبوری ہو؟ بالکل, ہم نے, چونکہ انہوں نے بھی اللہ کو خوش رکھیں, انہوں نے بڑے ٹائم پہ ہمیں ٹیلی فون پہ بتایا, پین اینڈ ریٹن بھیج دیا. جو ہی ابتدائی اوائل دنوں میں سعودی عرب میں جب کیس رونما ہونے شروع ہو گئے تو انہوں نے ہمیں بھیج دیا کہ آپ جب تک ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے اور اس وقت تک آپ کوئی بھی اس طرح کا ایگریمنٹ جس میں پیمنٹ آپ نے کرنی ہو وہ کوئی ایگریمنٹ نہ کرے. ہماری تیاری اس حوالے سے تھی کہ ٹرانسپورٹ بھی ہم نے ہائر کیا تھا لیکن کوئی پیمنٹ نہیں کر دی تھی, بلڈنگ بھی ہائر کر دیے تھے لیکن پیمنٹس نہیں کی تھی, کیٹرنگ اور کھانے پینے کے انتظامات حجاج کے ان کمپنیوں سے بھی بات کی تھی لیکن پیمنٹ نہیں کی تھی, ایئر لائن کے ساتھ بھی سب کچھ طے ہوا تھا لیکن پیمنٹ نہیں کی تھی. تو بہرحال اب تو یہ معاملہ اختتام پذیر ہوا. آپ فرمائیے گا جو اب بہرحال جو سلوشن نکالا ہے سعودی حکومت نے, جس میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مقامی طور پہ لوگ ہیں ان کو الاؤ کریں گے, پھر انہوں نے خاص طور پہ بات کی ہے کہ جو غیر ملکی سعودی عرب میں مقیم ہے تاکہ ایک عالمی نمائندگی ہو سکے. جو موجودہ صورتحال کے اندر ایک بہترین حل ڈھونڈا ہے نا سعودی حکومت نے. بالکل, میرے خیال میں شرعی طور پر بھی یہ مشکل ہوتا کہ بالکل حج کا انعقاد نہ ہوتا. وہ بہت مسلمانوں کے لیے دل آزاری اور دل شکنی کا باعث ہوتا. وہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا کہ حج کا انعقاد کر رہے ہیں, اور پھر تمام اسلامی ممالک کے وہاں کے سفارت خانے, سفیر اور مثلا ہمارے ڈائریکٹر جنرل حج ہوں گے, حج کا جو ادھر ہمارا
वहाँ पे मुकीम अमला होगा, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बाकी पाकिस्तानियों की तादाद को बांग्लादेश, इंडिया, जितनी भी इस्लामी ममालिक है, और बहुत सख्त एसओपीज के साथ, जिसमें 20 साल से कम उम्र के नहीं होंगे, 65 साल से ज़्यादा उम्र के नहीं होंगे, शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा या इस तरह के जो मरीज होंगे उनमें से कोई नहीं होगा। मशायर यानी हज के अय्याम से पहले सबका कोरोना का टेस्ट होगा, और जो ही हज ख़त्म होगा तो सबका क्वारंटाइन 15 डेज का होगा। इस तरह की उन्होंने कोई एसओपीज बहुत सख्त किस्म के बनाए और उसके मुताबिक हज कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब पीर नूरुल हक कादरी, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हमारे साथ थे। और आखिर में आपने सुना नूरुल हक कादरी साहब ने बताया कि हुकूमत सऊदी अरब ने इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए हैं, क्या एसओपीज़ होंगे जिसके तहत इस साल मुकामी तौर पर जो लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं, मुकामी सऊदी और गैर मुल्की, उनको हज की इजाज़त दी जाएगी। इसी किस्म के मरीज़ को इजाज़त नहीं दी जाएगी। टेस्ट होगा कोरोना का हज से पहले और फिर हज के बाद, और अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके बाद उसको 15 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे हुकूमत सिंध का बजट आया। इस बजट में कराची के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया गया। ये पहली बार इस किस्म की कैफियत सामने आई है उस शहर के लिए जो हुकूमत सिंध के ख़जाने में 90 से 95% जमा कराता है, मगर उसके साथ ही हुकूमत सिंध ने कई अरब रुपए की नई नवेली गाड़ियाँ खरीदने का फ़ैसला किया है। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं, मगर कराची के लिए कोई तरक्याती मनसूबा नहीं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। इस प्रोग्राम में हमने आपको पहले भी बताया था कि सिंध के दारुल हुकूमत कराची, जो कि सिंध के ख़जाने में सालाना तकरीबन 90 से 95% उसका कंट्रीब्यूशन होता है। सिंध के नए बजट में कराची के लिए एक भी नया तरक्याती मंसूबा नहीं रखा गया। ये बहुत ही अचंभे की बात है और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कराची के साथ, जो कि पहले ही सिसक रहा है मौजूदा सूरत हाल में। 12 साल से ये शहर जिसका ये साइज़ है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, बागात नाम की कोई चीज़ नहीं है, नए अस्पताल खुलने का नाम नहीं है, और शहरी जो है वो बहुत ही बदतरीन कैफियत से गुजर रहे हैं। कूड़ों के ढेर हर तरफ नज़र आते हैं, मगर इस पूरी सूरत हाल के बावजूद वो शहर जो 95% सिंध के ख़जाने में जमा कराता है, हर साल उसके लिए एक भी नया तरक्याती मंसूबा नहीं है। मगर लगता यह है कि कराची वालों को उसके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने की कोशिश है कि इसी बजट में हुकूमत सिंध ने अपने अफसरान के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। नई नवेली लग्जरी गाड़ियों के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए 4 अरब रुपए की गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, मगर कराची के लिए 4 करोड़ रुपए का भी कोई नया मंसूबा नहीं रखा गया है। इसके साथ ही इसी बजट में गैर तरक्याती अखराजात, गैर तरक्याती ख़र्चों के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं, यानी कि उसका किसी किस्म की किसी डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर इसके लिए 100 अरब रुपए इस नए बजट में रखे गए हैं। और ये तमाम वो मामलात हैं जो कि यहाँ की शाखर्सियों में और फिर उस सूबे में जहाँ पर कि करप्शन का जो सूरत हाल है वो यकीनन हर महकमे में काबू से बाहर नज़र आती है। ये बहुत ही दर्दनाक कैफियत है। सिंध के बजट में 4 अरब रुपए की नई गाड़ियाँ खरीदे जाना और 100 अरब रुपए के गैर तरक्याती खर्चे, इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। People's Party government will not fail the people of Sindh. सिंध के नए बजट में मालियाती मुश्किलात को बुनियाद बनाकर आइंदा मालियाती साल के लिए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में 60 अरब रुपए की कटौती कर दी गई है, जबकि गैर तरक्याती अखराजात में 100 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जिसकी खती रकम हुक्काम की शाख खर्चियों पर इस्तेमाल होगी। मसलन नए बजट में 4.25 अरब रुपए अफसरान की नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए मख्तस कर दिए गए हैं। 74 करोड़ रुपए मालियत की 170 गाड़ियां बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत सूबे के डिप्टी कमिश्नरों और असिस्टेंट कमिश्नरों के लिए खरीदी जाएंगी। इन गाड़ियों में 150 डबल केबिन 4x4 लग्जरी हाईलेक्स भी शामिल हैं। यही नहीं, महकमा ज़राअत को 60 नई लग्जरी गाड़ियों के लिए 38 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा टिड्डी दल मंसूबे के नाम पर रवां साल 23 करोड़ रुपए मालियत की 40 गाड़ियां पहले ही महकमा ज़राअत खरीद चुका है। नई खरीदी जाने वाली गाड़ियों में से 25 करोड़ रुपए की मजीद 40 डबल केबिन हाईलेक्स टिड्डी दल मंसूबे के नाम पर और 13 करोड़ रुपए की 20 गाड़ियां अलग सिर्फ अफसरान के लिए खरीदी जाएंगी, जिसमें 1 करोड़ 28 लाख रुपए की लैंड क्रूजर भी शामिल है। इसके अलावा महकमा पुलिस को नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए 2 अरब रुपए मिलेंगे। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरान की गाड़ियों के लिए 15 करोड़ रुपए,
महकमा खजाना के अफसरान को नई गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए, जबकि सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट की नई गाड़ियों के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सख्त मालियाती मुश्किलात के बावजूद रवा मालियाती साल के दौरान सीएम हाउस और सूबाई एग्जीक्यूटिव पर 1 अरब रुपए बजट तखमीने से ज़्यादा खर्च हो गए। वज़ीर आला के सिर्फ हेलीकॉप्टर की देखभाल पर 10 करोड़ रुपए इजाफी खर्च हुए हैं। सख्त मालियाती मुश्किलात और कोरोना वायरस वबा के बावजूद सूबे की शुगर मिल्स को शक्कर की 3 बरस पुरानी एक्सपोर्ट्स पर 4.5 अरब रुपए की सब्सिडी अब अदा की गई है। 16 अरब रुपए की गंदम सरकारी गोदामों से चोरी हो गई। आटे के नर्ख आसमान से जा मिले, लेकिन हुकूमत सिंध ने 5 अरब गंदम सब्सिडी के नाम पर भी खर्च कर दिए। और तो और आइंदा साल गंदम सब्सिडी बढ़ाकर 11 अरब रुपए कर दी गई है। ये हैं वो दर्दनाक हक़ाइक़ जो भी हमने आपके सामने रखे सिंध के बजट के हवाले से। इसकी मज़ीद तफसीलात हमसे शेयर करेंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये बताइएगा कि ये जो नई गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, 4 अरब रुपए की नई गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, ये उसके अलावा हैं जो कि अब से कुछ दिन पहले टिड्डी दिल के नाम पर ख़रीदी गई करोड़ों रुपए की नई गाड़ियाँ, और जिसमें कि सारी डबल केबिन्स और हाईलैक्स और बहुत ही जो ख़ास तौर पे शान की निशानी होती हैं, जो दर्जनों गाड़ियाँ ख़रीदी गई थी, वो इसके अलावा है ना। और ये 4 अरब नहीं ख़रीदी जाएंगी इस साल। बिल्कुल खान साहब, वो 40 गाड़ियाँ अलग थी, और ये जो 4 अरब रुपए की गाड़ियाँ हैं, इनकी तादाद जो हम जब लगाते हैं तो तकरीबन ये 500-600 गाड़ियों पर जाके पहुँचती है। और इसमें तकरीबन 250-300 गाड़ियाँ जो हैं वो डबल कैबन है, डबल कैबन हाईलैक्स और वीगो। और इसमें 150 गाड़ियाँ, आप अंदाज़ा करें 150 गाड़ियाँ असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के लिए खरीदी जाएगी। यानी कि सूबे में हैं ही 150 असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, उन हर आदमी को नई डबल कैबन मिलेगी। और ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग इस वक्त सारे पैदल घूम रहे हैं, और इसके लगता है कि किसी के पास कोई गाड़ी ही नहीं है, जबकि सबके पास 2-2, 3-3 गाड़ियाँ पहले ही मौजूद है। सरकारी गाड़ियाँ अलग है, प्रोजेक्ट्स की गाड़ियाँ अलग है। अब जो है ना, ये 150 डबल केबल, ये ऐसी मिसाल सिंध बजट में पिछले 30 साल से भी सिंध बजट को हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसी मिसाल कभी नहीं मिलती कि 150 डबल केबल एक ही वक्त आप असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नरों के लिए ले रहे हैं। और उसके अलावा SNGAD के लिए 15 करोड़ की गाड़ियाँ, महकमा खजाने के लिए 9 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ, महकमा ज़राअत के लिए एक गाड़ी 1 करोड़ 28 लाख रुपए की रखी गई है DG मॉनिटरिंग के लिए। जबकि जो एंटाइटलमेंट है इन अफसरान की वो 1300 सीसी की है। असिस्टेंट कमिश्नर की एंटाइटलमेंट 1000 से 1200 सीसी गाड़ी की है, यानी जिमनी जीप, जो वो कहते हैं कि जी डबल केबल इसलिए 4x4 ज़रूरी है कि जी ऑफ रोड जाना पड़ता है। तो ऑफ रोड के लिए इस वक्त तक असिस्टेंट कमिश्नर को जिमनी जीप दी जाती थी जो 4x4 होती है, लेकिन इस बार पहली बार जो है ना हुकूमत सिंध ने इतना बड़ा मतलब ये शाह खर्ची का ये मनसूबा बनाया है। जी अच्छा, और ये बताइएगा कि इसमें गैर तरक्याती अखराजात के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं, यानी कि जिससे कोई डेवलपमेंट का कोई काम नहीं होगा। और ये 100 अरब रुपए का क्या ब्रेकडाउन होगा, ये कहाँ पे 100 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि कराची जैसे शहर के लिए जो कि इस पूरे बजट में और इसके रेवेन्यूज़ में 95% अदायगी करता है, उसके लिए एक मनसूबा भी नहीं है, 40 करोड़ रुपए का भी मनसूबा नहीं है। 4 अरब रुपए की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, 100 अरब रुपए के गैर तरक्याती अखराजात क्या हैं, ये खर्चे क्या हैं? जी खान साहब, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। हर साल से हुकूमत पिछले 3 साल से कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ ना कुछ मनसूबे रखती थी, लेकिन इस बार मेगा प्रोजेक्ट्स में एक भी नया मनसूबा नहीं रखा गया। सिर्फ एक छोटा सा मनसूबा रखा रह गया, उसके लिए 99 लाख, सिर्फ 99 लाख रुपए मेगा प्रोजेक्ट के लिए। अब उसको मेगा प्रोजेक्ट तो कहा नहीं जा सकता। बाकी ये जो 100 अरब रुपए है, इसमें से कुछ पैसे तो जो मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ी हैं, सिंध हुकूमत ने बढ़ाई हैं, तो उसमें खर्च होंगी। बाकी ये जो शाह खर्चियाँ हैं जिसको ये हमने रिपोर्ट में बताई, ये एक बहुत बड़ा, यानी 11 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी फूड डिपार्टमेंट को। 11 अरब रुपए की गंदम जो आपको पता है कि महंगी हो गई, गायब हो गई, उस गंदम पे हुकूमत सब्सिडी भी ले रही है। और 11 अरब, मैंने कहा कि भाई ये 5 अरब से 11 अरब रुपये सब्सिडी कैसे पहुंची? उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत चूँकि इस वक्त फूड अकाउंट में 90 अरब रुपये की मकरूज़ है, 90 अरब रुपये बैंकों से लिए, गंदम गायब हो गई, गंदम का बैंकों का कर्जा वापस नहीं हुआ, तो ये हुकूमत जो है सिर्फ सूद की अदायगी के लिए ये 11 अरब रुपये और रख रही है। तो और गाड़ियाँ होंगी, हेलीकॉप्टर्स के लिए पैसे हैं। CM हाउस का बजट जो है वो पिछले साल 26 करोड़ रुपए बजट से ज़्यादा खर्च हुए। इस साल भी तकरीबन 15 करोड़ रुपए जो मौजूदा बजट था इस साल का, उससे ज़्यादा CM हाउस पे रखे गए। तो ये सारे खर्चे अगर हम मिलाते हैं तो ये तकरीबन जो बजट बुक्स में आया है कि पिछले साल के मुकाबले में जो आइंदा माली साल है
वो तकरीबन 100 अरब रुपए गैर तरक्याती खर्चों में ज़्यादा खर्च होंगे। एक और बात मैंने ये मालूमात की कि गाड़ियाँ इतनी क्यों खरीदी जा रही हैं, तो पता चल रहा है कि जो आइंदा जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं ये उसकी तैयारी है कि ये हुकूमत को उस बल्दियाती इलेक्शन के लिए गाड़ियों की ज़रूरत है, इसलिए टड्डी दल मंसूबे के नाम पे अलग गाड़ियाँ 80 गाड़ियाँ और ये सैकड़ों गाड़ियाँ अलग खरीदी जा रही हैं, जो यकीनन जो है ना बल्दियाती इलेक्शन जो अगस्त में इनका टेन्योर पूरा हो रहा है चेयरमैन का, नया बल्दियाती इलेक्शन होगा और ये गाड़ियाँ यकीनन बल्दियाती इलेक्शन में इस्तेमाल होंगी, तो गवर्नमेंट के खर्चे पर ये गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। जी। और ये यकीनन हुकूमत सिंध ने ये फ़ैसला किया कि तनख्वाहें भी इजाफ़ा कर दी जाए, और ये तरक्याती मंसूबों को क्यों काट दिया गया? क्या कोई आपने किसी से बात की कि कराची के लिए कोई मंसूबा नहीं रखा गया? आपने बताया कि एक मंसूबा, उसके लिए 99 लाख रखे गए और यहाँ से जो टैक्स जमा होता है, जो यहाँ से रेवेन्यू जमा होता है, उससे 4 अरब रुपए की गाड़ियाँ तो सिर्फ गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। क्या इसकी कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है? खान साहब, बेसिकली एक्सप्लेनेशन तो इनके पास कोई अवेलेबल नहीं है। जो मैंने बात की है, जो प्लानिंग और डेवलपमेंट और इन सारे मामलों को जो लोग देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हमने कट लगाया है और कट जो है वो 60 अरब रुपए का कट लगाया है। वज़ीर आला सिंध साहब कहते हैं कि जी हमने सिर्फ महकमा सेहत के लिए नए मंसूबे रखे, जबकि बजट बुक्स को हम जाके देते हैं तो महकमा सेहत के तो सिर्फ 91 मंसूबे हैं, जिसके लिए 10 अरब रुपए नए मंसूबे हैं, जबकि बजट बुक्स में 35 अरब रुपए के नए मंसूबे हैं और 177 है। उन 177 अरब रुपए में से छोटे छोटे जो है ना कोई 18-19 मंसूबे हैं, जो 25 करोड़ रुपए जिनकी मतलब रखी गए हैं, वो रखे गए हैं सिर्फ कराची के लिए। बाकी ज़ाहरी तौर पे तो ये लग रहा है कि मतलब एक नाइंसाफ़ी है, जो ज़ाहिर है आप अगर इस तरह की नाइंसाफ़ी जारी रखेंगे तो फिर आप जो भाईचारा और कहते हैं कि नफ़रतें ख़त्म हो, वो किस तरह ख़त्म होगी। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। 22 मई को दिल खराश वाक़या हुआ था कराची में, जब PIA का तैयारा लाहौर से कराची की परवाज़ के दौरान कराची के रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हुआ था। क्रूज़ समेत 98 अमवात हुई थी और बहुत ही बड़ी ट्रेजिडी थी रमज़ान मुबारक के दौरान। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था, इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, माहिरीन पे मबनी थी। इसमें एयरबस ने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया था और अब इसकी रिपोर्ट अब कल वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। हमारी इत्तलात के मुताबिक इसमें मजमूई गलतियों की निशानदही की गई है, जिसमें कि सबसे नुमायाँ गलती लगता यह है कि ह्यूमन एरर, इंसानी गलती थी और वो पायलट के हवाले से हुई है। क्योंकि ये रिपोर्ट कहता है कि जिस वक्त लैंडिंग की जानिब अप्रोच कर रहा था या कराची की जानिब अप्रोच कर रहा था, जहाज़ मामूल की बुलंदी से 2 गुना पर परवाज़ कर रहा था, मामूल की रफ्तार से 2 गुना उसकी स्पीड थी, जो कि गैर मामूली रफ्तार थी और गैर मामूली स्पीड थी। कराची के करीब पहुंचने पर जो उसका डिसेंट था, यानी कि जो ज़मीन की तरफ, फ़िज़ा से ज़मीन की तरफ सफ़र था, वो मामूल से 7 गुना ज़्यादा था। इस रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि पायलट ने 3 बार जो उसको तंबीह जारी की गई थी फ़्लाइट कंट्रोलर की जानिब से, फ़्लाइट ऑपरेशंस की जानिब से, कि वो मुनासिब सूरत हाल नहीं है, उसके आदाद शुमार नंबर्स जो हैं वो मुनासिब नहीं हैं, और उसको 3 बार कहा गया कि आप चक्कर लगाएं गोरा यानी कि गो राउंड, मगर कहा जा रहा है कि उसके बावजूद पायलट ने कहा कि वो कंट्रोल में है और वो लैंड कर सकता है। ये भी बताया गया है कि लैंड करते वक्त लैंडिंग गियर खुले, मगर उसके थोड़ी देर बाद या फौरी बाद वो बंद हो गए। अब इसकी वजह समझ में नहीं आ रही कि क्या है। इसके बाद पायलट का ये जहाज़ जो है इसने रनवे को हिट किया, और ये भी बताया गया है कि एक बार उठा और उसने दोबारा रनवे को हिट किया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ जहाज़ के तले पे, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किटिंग होती है, और ख़्याल ये है माहिरीन का कि इससे जहाज़ का इलेक्ट्रिक निज़ाम जो है वो बर्बाद हो गया, और जिसके थोड़ी देर बाद वो क्रैश कर गया। इसमें ये बात भी सामने आई है कि इस पूरी सूरत हाल की वजह के बावजूद फ़्लाइट कंट्रोलर को मना कर देना चाहिए था, इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी लैंडिंग की, और इस हवाले से सिविल एविएशन की भी मुख्तलिफ जो शिकायत हैं वो सामने आई हैं, उससे जो शिकायत है वो भी सामने आई हैं। इस रिपोर्ट का लुब्बे लबाब क्या है, गो कि कल ये पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, मगर मुसद्दिक़ा ज़राए ये कहते हैं कि इसकी ये वही रिपोर्ट है, इसके मंदरजात वही हैं जो हमने अभी आपके सामने रखे। इसका अहाता करते हैं।
तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई इस क्रैश के हवाले से। उन्हें बताया गया कि PIA के पायलट्स के हवाले से जो इस वक्त मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हैं, जिनमें इन पायलट्स के जाली असनाद के हवाले से दस्तावेजी सबूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद है, जिसकी बुनियाद पे कहा जा रहा है कि उनको क्योंकि ये जाली दस्तावेज़ात उन्होंने जमा कराई, इसलिए उनका जो फ्लाइंग लाइसेंसेस जो उनको सिविल एविएशन जारी करता है, इसका मतलब ये कि वो भी प्रॉपर नहीं है। और अब भी 16 पायलट्स ऐसे हैं PIA में जिनके के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक हैं और जो कि जिनके बारे में साबित हो रहा है कि वो फेक हैं। और अब तक इस तरह के दर्जनों पायलट्स हैं जो कि इस कैफियत से गुजरे हैं। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म को तफसील से बताया गया है कि पायलट्स का जो हर साल जो असेसमेंट होता है, जो उनकी री असेसमेंट होता है, जो सिविल एविएशन करती है, उसके अंदर भी गंभीर मसाइल हैं। गोया कि पायलट्स की ट्रेनिंग के हवाले से और पायलट्स की अपनी स्किल्स के हवाले से भी सवालात जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट ये कहती है कि ये मैसिव ह्यूमन एरर था जो कि हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान में जो बड़े फ़िज़ाई हादसे हुए हैं, इत्तलात के मुताबिक कल उसकी रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। एयर ब्लू का हादसा था जिसके बारे में बताया गया था कि पायलट की गलती से हुआ। एक बहुत बड़ा सानिया एयर बोझा का हुआ था, उसका प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बारे में भी बताया गया था कि पायलट की गलती से हुआ। इसके अलावा और जो PIA के 2 क्रैश हो चुके हैं हालिया दिनों में, उसके हवाले से भी मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारे 100% पायलट की गलती से हुए, क्योंकि इसकी हतमी रिपोर्ट्स हमारे सामने नहीं आई हैं। लेकिन बहरहाल इशारे इसी तरह से सामने आए हैं और इस हवाले से भी हतमी रिपोर्ट कल पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। इस पूरी कैफियत पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल से तवील अरसे तक उस पे पायलट की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी, बहुत माहिर पायलट रहे और फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे, कैप्टन एजाज़ हारून हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन एजाज़ हारून साहब। एक बार फिर जो एक मेजर क्रैश सामने आया है और उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है, कम अज़ कम ये वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई है, उसमें ग्रॉस इसमें नेग्लिजेंस या ग्रॉस मिसकैलकुलेशन जो हैं वो पायलट की हाईलाइट की गई हैं। और एक बार फिर ऐसा लगता है कि ये फोकस जो है वो पायलट की स्किल पे सामने आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए ये बातें जो हैं कि इसमें क्या एरर था या क्या चीज़ें हो सकती थी, ये अगर आपको याद हो तो शुरू के ही दिनों में जब ये इनिशियल रिपोर्ट्स ही आई थी, हम लोगों ने उस पर प्रोग्राम भी किया और ये चीज़ उस वक्त भी तकरीबन हर चैनल पे हर आदमी जिसने पार्टिसिपेट किया सबका यही व्यू था जो कि ये रिपोर्ट में आया है। अभी आपने कहा कि जी इसमें जो है स्किल ऑफ द पायलट जो है वो उसको कहा जा रहा है कि उसकी वजह से, मैं नहीं समझता कि इसमें स्किल का कोई इशू है। उसकी वजह यह है कि ये पायलट 20 इयर्स इसने फ्लाई किया, 20 साल में इसकी कोई ऐसी रिपोर्ट या कोई भी इंसिडेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। और नहीं हुआ इसकी क्या वजह है, अगर हुए थे तो, और नहीं हुआ और अगर ये हो गया तो इट वाज नॉट द स्किल। कैप्टन साहब ये बताइएगा, हमें ये बताया गया है कि ये जो इशू अभी हमें नज़र आया फ़्लाइट ऑपरेशंस के साथ, ये कोई गैर मामूली मामला नहीं है। पायलट्स जो हैं वो रूटीनली इग्नोर कर रहे होते हैं अपनी जो कम्युनिकेशन होती है और जो फ़्लाइट ऑपरेशन के साथ उनकी गुफ्तगू होती है या उनको जो एडवाइस किया जाता है, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। और इसके अलावा माइनर इंसिडेंट्स होते हैं मगर कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होता, तो उसकी प्रॉपर उस पर एक्शन नहीं होता और उस पर प्रॉपर कोई फॉलोअप नहीं होता। और ये चीज़ें जो हैं ये रूटीनली एयरलाइन जो है वो इग्नोर करती है, गो कि उसके पास इसका सिस्टम मौजूद है और सिविल एविएशन भी इसको इग्नोर करती है और ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जिसमें कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता है। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था कि इट इज़ नॉट द स्किल, इट इज़ द इनडिसिप्लिन विच हैज़ क्रेप्ट इन। ये जो आपने जैसे कहा कि ये तो वो इंसिडेंट है जिसमें जाने गई हैं और हमारा बड़ा कंसर्न हो गया है पूरे पाकिस्तान का। इससे पहले कितने इंसिडेंट हुए हैं, 2 तो बड़े हाईलाइटेड इंसिडेंट्स हैं जिसमें जहाज़ डैमेज हुए, एक गिलगित वाला था और एक तुर्बत वाला इंसिडेंट था। एक इंसिडेंट आपको याद हो जिसमें कोई जो क्रू आ रहा था वो सो गया था। एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें क्रू PI का जहाज़ लेके और बैड वेदर के अंदर घुस गया था। इस तरीके की ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, बे इंतहा ऐसे और होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए और ये चीज़ें होती रहती हैं। 3 इंसिडेंट्स इन द लास्ट 2 इयर्स तो ये हैं जो हाई हॉट एंड हाई वाले हैं जिसमें ये वाला
शामिल है। तो इनमें वो डिपार्टमेंट्स, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे, जैसा कि आपने कहा कि जी वो लोग इसको इग्नोर करते रहे या उसको उन्होंने टाल दिया, क्यों किया गया, और वो लोग एक्चुअली जिम्मेवार हैं। ये तो बिकॉज ऑफ दैट डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन जो विच हैज क्रेप्ट इन, he did something। अच्छा, ऐसे इंसिडेंट उनको लॉक तो किया जाता होगा ना कैप्टन साहब? ये बताइए कि एयरलाइन अगर इस किस्म की कोई लैप्सेस होते हैं, कोई गलतियां होती हैं, कोई एसओपी को फ्लाउट किया जाता है, उसका रिकॉर्ड तो कम से कम एयरलाइन रखती होगी ना, चाहे एक्शन ले ना ले, तो वो तो अवेलेबल होगा ना? बिल्कुल। देखिए 2008-9 में एक फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि मेरे ख्याल में अभी भी है पीआई में। इट इज़ विद द सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफ पीआई है, और वो फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग पीआई की हर फ्लाइट जो होती है उसको मॉनिटर करता है, उसके पैरामीटर्स को देखता है। उसका काम यही है कि आपने ये मॉनिटर करना है, वहाँ पे लोग हैं, और जब वो देखें कि जी ये चीज़ों में इन्होंने कुछ वायलेशंस की हैं, कोई इन्होंने एसओपीज़ वायलेट किए हैं, प्रोसीजर नहीं फॉलो किया है, तो दे आर सपोज के जी टू कॉल दोज पीपल, टू आस्क देम, टू एजुकेट देम, टू make sure कि they should know कि जी we are being watched and there is somebody who is always seeing what we are doing। but unfortunately वो लोग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मेरा ख्याल है वो लोग अपना काम नहीं कर रहे, और वो नहीं कर रहे तो नेचुरली एक फियर ख़त्म हो गया। लोगों को पता है कोई होना नहीं है, कुछ नहीं है, हर आदमी अपनी मर्जी से प्रोसीजर कर रहा है, हर आदमी अपनी मर्जी का अप्रोच कर रहा है। इसमें कैप्टन साहब ये बताइएगा कि सिविल एविएशन का क्या रोल है, जो कि हर साल असेस करती है पायलट की स्किल को, फिर ज़ाहिर है कि उसका फ्रेश उसको सर्टिफिकेट करती है कि वो फ्लाई ऑन कर सके। फिर ये बात भी सामने आई है कि बहुत सारे जो पायलट्स हैं उनके तो एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सही नहीं है, और इस तरह से जो उनको लाइसेंसेस इशू किए गए हैं उनमें भी प्रॉब्लम है। ये भी एक नॉन चीज़ है ना एयरलाइन में, मगर इस पर भी कभी एक्शन नहीं हुआ। मुझे पता है कि ये फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये आज से नहीं नोन है, ये 2008-9 से नोन है, हाईलाइट हुए हैं, केसेस ऑन रिकॉर्ड हैं, मगर कुछ हो नहीं रहा। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई फोर्सेस हैं, कोई माफिया है जो ये होने नहीं देती है। अब अगर वैसे अभी लग रहा है कि इस मरतबा ये गवर्नमेंट कुछ सीरियस है और दे वांट के जी इस चीज़ को वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व करें, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अब तो क्या करें वंस फॉर ऑल रिजॉल्व करने के लिए? कैप्टन साहब बताइएगा, अपना पूरा एक्सपीरियंस सामने रखे हैं, वो फाइलें से भी वो क्या करें? वो फाइलें मौजूद हैं, वो फाइलें मौजूद हैं, वो लोग आइडेंटिफाइड हैं जिनकी फेक डिग्रीज हैं, जिनके पास लाइसेंसेस डाउटफुल हैं, एवरीथिंग इज नोन, दे जस्ट नीड टू टेक एक्शन एंड देयर इज ओनली वन एक्शन एंड देयर इज नो अदर एक्शन। बट दूसरा जो डिपार्टमेंट्स अपने काम नहीं कर रहे, जिनको रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, वो उधर दे नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस, दे नीड टू ब्रिंग पीपल हु आर कीन टू वर्क इन द ऑफिस, नॉट कीन टू कम इन द ऑफिस एंड फ्लाई। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें लोग आ तो जाते हैं मगर फिर उनके इंटरेस्ट कहीं और चले जाते हैं। अच्छा, देन सिविल एविएशन के अंदर भी जो लोग आते हैं वो कौन लोग हैं? वही पीआई से लोग चले जाते हैं, किसी और इदारे से वो आ गए, और ये जो भाईबंदी का जो एक निज़ाम और एक एनवायरनमेंट बना हुआ है ना, ये गवर्नमेंट हैज़ टू फिनिश दिस। यूएसए में 50 साल के बाद पहले एफएए क्या करती थी, फिर उन्होंने एनटीएसबी एक अलग बोर्ड बना दिया, और उसमें भी वो दे केप्ट ऑन रिवाइजिंग, फिर भी उनको दिक्कतें पेश आती हैं। मगर I think the government of Pakistan really now needs to have an absolutely independent board जो के सेफ्टी को ओवरलुक करेगा, जो ये रिपोर्ट्स बनाए, और जो पायलट की लाइसेंसेस की जो चेक सिस्टम है, it has to be absolutely independent of the people who are flying and who are involved। और ये जब तक नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो रिग्ब रोल है आप इसमें से निकल सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड एजाज हारून, पीआईए के बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट रहे हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से पिछले चंद दिनों से जो आदाद शुमार आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, लगता है कि मर्ज़ में कुछ ठहराव आया है, लेकिन ये सब कुछ कहना बहुत क़ब्ल वक्त है।
यकीनन एक उम्मीद की एक किरण कहीं नमूदार हुई है, मगर इसका तकाजा ये है कि तमाम पाकिस्तानी अब और ज़्यादा सख्ती से, और जो पहले भी नहीं कर रहे थे उन्हें भी अब बहुत सख्ती से एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। और अब मौका मिल रहा है, मौका लग रहा है कि अल्लाह ताला फराहम कर रहे हैं कि इस कोरोना पर हम काबू पा लें किसी सूरत से, मगर हर पाकिस्तानी को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना होगा। इसकी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। शायद पाकिस्तानियों की तो कोशिश नहीं रही कि वो हर सूरत में कोरोना के बचाव के लिए हर एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, मगर अब सूरत हाल में यकीनन अल्लाह के फजल करम से कुछ ठहराव आया है, और ये अब बहुत बड़ा मौका है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि वो अब भरपूर अंदाज में 100% एहतियाती तदाबीर पे इख्तियार करें। मास्क का पीछा ना छोड़ें, मास्क लगाए रहें, भीड़ से दूर रहें, हाथ को साफ़ करते रहें, धोते रहें। ये सिर्फ 3 चीज़ें आप कर लें तो हमें एक मौका दे रहा है अल्लाह ताला, ऐसा लग रहा है कि मौका दे रहा है कि हम कोरोना पर काबू पा लें। और इसके लिए यकीनन पिछले चंद दिनों में हालात में बेहतरी आई है, मरीज़ों की तादाद में कुछ ठहराव है। अल्लाह ताला का पैगाम है पाकिस्तानियों के लिए कि मौका है, अब कोरोना को काबू कर लो और भरपूर एहतियात से काम लो। 3 जून के बाद कल पहली बार पाकिस्तान में 4000 से कम मरीज़ कन्फर्म हुए। यकीनन ये इस पे अल्लाह का करम ही है, और इन्फेक्शन रेट भी अब 22% से कम होकर 19% हो गया है। ये भी एक बेहतरी की खबर है, लेकिन ये याद रहे ये पिछले चंद दिनों के आदाद शुमार हैं, इसके बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। हम सिर्फ ये कि आपको एक उम्मीद की किरण दिखाने के लिए आदाद शुमार आपके सामने पेश कर रहे हैं, और बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला मौका दे रहा है कि अब हम भरपूर अंदाज से एहतियात कर लें। और अगर हमने सब ने मिल के एहतियात कर ली और भरपूर अंदाज से हमने SOPs पे अमल किया तो अल्लाह के फजल करम से हमें मौका है कि हम इस मर्ज़ पे काबू पा लें। ये भी है कि अभी भी हमारे यहाँ मुल्क में शरह अमवात 2% से कम है, जो कि आलमी जो शरह अमवात है उसके मुकाबले में अल्लाह ताला का हम पे करम हुआ है। इसी दौरान हॉट स्पॉट्स की निशानदही पर हुकूमत ने जो लॉकडाउन शुरू किया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, वो भरपूर अंदाज से जारी है। आज से लाहौर और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में मज़ीद सख्ती भी की जाएगी, लेकिन आवाम को ही एहतियात करनी होगी। इसी दौरान कराची में फ़ैसला किया गया है कि मवेशी मंडी लगेगी, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगेगी। हुकूमत सिंध का महकमा सेहत आज कह रहा था कि शहर में मुख्तलिफ इलाक़ों में कर्फ्यू लगाना चाहिए। हुकूमत सिंध ने ही आज ये फ़ैसला किया है, फ़ाइनल फ़ैसला हो चुका है कि कराची के करीब सुपर हाईवे पे जहाँ पे हमेशा लगती है उसी अंदाज़ की मवेशी मंडी लगेगी, जहाँ पे रोज़ाना दसियों हज़ारों लोग जाते हैं, और फिर वहाँ जो होता है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। लेकिन ठहराव आ रहा है और इस ठहराव को पकड़ने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है, और जो आदाद शुमार हैं वो इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें मौका देना चाहते हैं। पाकिस्तान में 1,85,000 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 73,500 सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,695 अमवात हुई हैं और 3,236 मरीज तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता रोज़ 24,599 टेस्ट के बाद 3,946 नए मरीज सामने आए, जो निस्बतन इस महीने के इब्तदाई 2 हफ्तों के मुकाबले में किसी हद तक हौसला अफजा आदाद-ओ-शुमार हैं। आखिरी बार 3 जून को 3,777 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसके बाद 4 जून से 15 जून के दरमियान 12 दिनों में 59,672 नए मरीजों का इजाफा हुआ, यानी यौमिया औसतन 5,000 केसेस रिपोर्ट हुए। 13 जून को मरीजों की तादाद 6,825 तक पहुंची, जबकि 19 जून को रिकॉर्ड 31,681 टेस्ट हुए और 153 अफराद के इंतकाल के बाद एक दिन में बुलंद तरीन शरह अमवात रही। अल्लाह का फजल है कि 14 जून से कोरोना केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। पिछले 10 दिनों में औसतन नए मरीजों की तादाद 4,500 रही है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रोज ये तादाद 4,000 से भी नीचे आ गई। दुनिया में हर 10 लाख अफराद की आबादी में 60 अमवात का तनासुब है। तकरीबन पाकिस्तान जितनी आबादी वाले ब्राज़ील में हर 10 लाख अफराद में 242 अमवात का तनासुब है। पाकिस्तान से 1.5 गुना आबादी वाले अमेरिका में हर 10 लाख अफराद में से 371 का इंतकाल हुआ। यूरोपीय ममालिक में ये शरह तो कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान में हर 10 लाख अफराद में 17 अफराद का इंतकाल हुआ है। पाकिस्तान में कन्फर्म कोरोना मरीजों में अब भी शरह अमवात 2% है। पाकिस्तान में सेहतयाबी का मजमूई तनासुब तकरीबन 40% हो चुका है, जबकि अब इसमें मजीद बेहतरी आ रही है।
जैसे कल 3,946 नए मरीज सामने आए और कल ही 2013 यानी आधे से ज्यादा पुराने मरीज रिकवर हो गए। परसों 4,471 नए मरीज रिपोर्ट हुए और 3,566 पुराने मरीज सेहतयाब करार पाए। इसी तरह हफ्ते को 4,951 नए कंफर्म केसेस सामने आए और इसी रोज 4,388 अफराद कोरोना मरीजों की गिनती से खारिज हुए। यानी पिछले 3 दिनों में अगर 13,368 नए मरीजों का इजाफा हुआ तो 9,967 मरीज सेहतयाब भी शुमार हुए। अब इन आदाद शुमार की हकीकत जानते हैं, हुकूमत इसको कैसे देख रही है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान, वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन हैं बराए कोरोना और NCOC के बहुत ही मुतहर्रिक रुकन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बार बार हम पब्लिक से, आवाम से, अपने नाज़रीन से कह रहे हैं कि यकीनन अल्लाह ताला मौका दे रहा है कि कुछ उम्मीद की किरण पैदा हुई है, कुछ ठहराव पैदा हुआ है और अब अगर हमने सख्ती कर ली और बेहतरीन अंदाज से SOPs पे अमल कर लिया तो ये काबू में आ सकता है। क्या ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पर पिछले 8 दिन में जो ये हमें कुछ ठहराव नज़र आया है मरीज़ों का? कामरान साहब बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जो आप अदाद शुमार के ऊपर आपने बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है और बहुत से हमारे मुल्क में इस वक्त लोग इनको देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये इब्तदाई बहुत अदाद शुमार हैं। इसके ऊपर बहुत हम भरोसा इसलिए नहीं कर सकते कि चंद दिन और गुजरें तो थोड़ा हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि वाकई ये मामला ऐसे है। लेकिन जैसे आपने कहा कुछ इंप्रेशन मिलता है कि उससे यानी गुज़िश्ता चंद हफ्तों की निस्बत शायद कुछ ठहराव हो, लेकिन जो असल अहम बात है वो ये कि ये बीमारी लोगों के मिलने से, हमारी मूवमेंट से, एक शख्स से दूसरे के कांटेक्ट से फैलती है और अगर ये किसी सूरत हमें कुछ मौका मिल ही रहा है तो इसको हम ज़ाया ना करें। मसला ये है कि ये ऑब्वियस है कि हमारी जो एक्शंस हैं उसके नताइज लाजिम है कि सामने आए। पहले भी ऐसे हुआ और अब भी अगर हम किसी किस्म की बेहतियाती करेंगे तो फिर ये मामला हमारे हाथ से बिल्कुल निकल सकता है। आगे ईद आ रही है, इसको फ़र्क तरीके से मनाने की ज़रूरत है। हमारे अपने रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसमें हमें जो अथॉरिटीज़ अगर कहीं रोक रही हैं, कहीं लॉकडाउन है, कहीं बंदिशें हैं, तो खुदारा उसको रिस्पेक्ट कीजिए। पुलिस वालों से जो एनफोर्स करने वाले हैं उनसे ना उलझिए और इसमें एक पार्टनरशिप होनी चाहिए हमारी हुकूमत और हुकूमतों के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि ये मसला बिल्कुल भड़क सकता है अगर हमने एहतियात ना की। और आपने बिल्कुल अच्छा गिन के बता दी 4 चीज़ें करने की हैं। सिर्फ उन चीज़ों को हम अगर हम फॉलो कर लें तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। ये फरमाइएगा कि अब आपने ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा का जिक्र किया और ये इसमें सबसे अहम मामला है ये मवेशी मंडियां हैं जो हमारे बड़े शहरों में लगते हैं। सिंध ने तो फैसला किया है कि वो बिल्कुल उसी अंदाज़ की मवेशी मंडी लगेगी जैसे इससे पहले लगती थी और कहा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी होगी। मुझे थोड़ा सा मैं समझने से कासिर हूँ कि आज ही सिंध के महकमा सेहत ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया जाए या शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाए। तो क्या ये NCOC ने ये मवेशी मंडियों की इजाज़त दी है? इसकी क्या पॉलिसी दी है विफाक की सतह पर? क्या सूबों को इस सिलसिले में पॉलिसी दी गई है? इसकी कामरान साहब ये बहुत अहम मामला है। इसमें फाइनल पॉलिसी से पहले या किसी किस्म की हार्ड पॉलिसी से पहले बहुत ज़रूरी था कि कंसल्टेशन हो, गुफ्तगू हो। इसके तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं साइंसी एतबार से भी और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से भी देखे जाएंगे वो कैसे किए जाने चाहिए। इसमें 2 दिन पहले मिनिस्टर इंटीरियर जो हैं और डॉक्टर ज़फ़र, इनकी बड़ी गहरी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हुई और उन्होंने तमाम एस्पेक्ट्स का जायज़ा लिया है और बड़ी जल्द इसमें फर्दर गुफ्तगू तो जारी है प्रोविंसेस के साथ, लेकिन हम समझते हैं कि इसमें एक ब्रॉड गाइडलाइन फेडरेशन की तरफ से भी होनी चाहिए। लेकिन फिर जाहिर है हर शहर में उस शहर के साइज़ के मुताबिक, उसके सिचुएशन के मुताबिक लोकल अथॉरिटीज़ को देखना पड़ेगा कि वो इसको कैसे मैनेज करते हैं। इसमें ऑनलाइन के तरीक़ाकार भी हैं, उसमें जो लोकल मैनेजमेंट है मवेशी मंडी की, वहाँ की आमदोरफ्त, उसको कैसे मैनेज किया जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ एक इसका तरीक़ाकार तय करने की ज़रूरत है। फॉर्चुनेटली थोड़ा सा टाइम अभी हमारे पास है ताकि हम किसी सूरत भी ये ना करें कि बड़ी सर पे आ जाए और ये तरीका रेडी ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि क्या जो मॉडलिंग होती है जिसको हम फिर आजकल जिसकी बड़ी अहमियत है कि प्लेटो जब हो जाए, जब ये कहें साइंसदान और तमाम बिबी माहिरीन कि अब ये मर्ज़ जो है ये अपनी प्लेटो कर गया, यानी कि अब ये पीक पर पहुंच रहा है, तो उसके लिए कोई फार्मूला होते होंगे, कुछ उसके आदाद शुमार होते होंगे, उसकी कोई मॉडलिंग होती होगी।
وہ کب ہم یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں؟ ابھی تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ پلیٹو کر رہا ہے یا اس کے آثار لگ رہے ہیں ہمیں. میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت کسی قسم کی پلیٹو کے بارے میں کہنا تھوڑا قبل از وقت ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر گزشتہ ہماری پچھلے چند مہینے کی جو ٹریجیکٹری ہے اس میں بھی دیکھیں تو اس میں موقع آئے ہیں جب کہیں بیماری کسی حد تک لگا کہ تھوڑے ٹھہراؤ میں پھر اس کے اوپر گئی. تو اس لیے چند اور دن اور ہفتوں کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم زیادہ کانفیڈنٹلی کہہ سکیں کہ ہم ایگزیکٹلی کہاں کھڑے ہیں. تو جیسے آپ نے فرمایا, آپ نے بڑی گہری اس پہ نظر رکھی ہوئی, آپ بتا سکتے ہیں کہ پازیٹیوٹی ریٹ کیا ہے, یہ آپ سب ذکر کریں, مگر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ کوشن کی بڑی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹھہراؤ ہے بھی تو ہم اس کیے ہوئے گین کو ضائع نہ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک ہمارے پاس جو اس وقت نمبرز ہیں وہ کرٹیکل پیشنٹس کے بڑے امپورٹنٹ نمبر ہیں. تقریباً 3000 سے زائد ایسے مریض ہیں جو کہ اس وقت کہا جا رہا ہے 3236 جن کو کہ ہم بہت سیریسلی کہتے ہیں یا کرٹیکل پیشنٹ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, مگر اس کی یہ نشانی ہے کہ ہمارے یہاں جو ابھی جو ڈیتھ ریٹ ہے یا جو اس میں خدا نخواستہ جو اموات ہیں اس میں یقیناً ابھی اضافہ ہوگا. جی سر, اصل میں ایسے ہے کہ بیماری کے جب آپ اعداد و شمار دیکھیں تو وہ جو نمبرز ہیں جو سب سے پہلے بڑھتے ہیں وہ انفیکشن کے ہیں یا پازیٹیوٹی ریٹ, یہ سب سے پہلے کلائم کرتا ہے. ظاہر ہے کچھ دن لگتے ہیں اس امپیکٹ کو ان تمام لوگوں کو فردر خدا نخواستہ بیمار کرتے. تو ہفتہ 10 دن کا گیپ ہوتا ہے انفیکشن ایکوائر کرنے کے بعد اور پھر یہ جو باقی معاملات ہیں اس میں, اور خدا نخواستہ جو ڈیتھ کی سچویشن ہے وہ اوسطاً 14-18 دن کے بعد تقریباً یہ آتی ہے. تو اگر کسی قسم کے ہمارے جو بیمار مریضوں کے اعداد و شمار جس لیول پہ بھی چل رہے ہوں, اس کا جو امپیکٹ ہے خدا نخواستہ ڈیتھس کے اوپر وہ واضح تقریباً 3 ہفتے بعد ہی ہوتا ہے. تو اسی لیے جیسے آپ کے سوال میں بھی یہ جواب کسی حد تک شامل تھا, اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس کو ابھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو شرح اموات ہے یہ ابھی تک یہ پلیٹو ہوتی ہمیں ابھی نہیں دکھی. اس میں جو پچھلے 5-7 دن کی اوسط ہے وہ تقریباً 125 کے قریب ہے, اور جو بہت بڑا نمبر ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور فیڈ بیک بتا دیں کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ ڈیکسا میتھوزون وغیرہ کی باتیں سامنے آئی ہیں, اور پوری دنیا میں اب تھوڑی بہت اس کا جو ہے وہ تھیراپیوٹک ڈاکٹرز اپنے لحاظ سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, اور اس کا بیسک آئیڈیا یہی تھا کہ جو اموات ہیں ان کو روکا جائے. کرٹیکل پیشنٹس کو بہرحال جب ہم یہ اسٹیرائڈ دیتے ہیں تو خیال یہ ہے کہ ہم ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور شاید اس میں کامیابی بھی ہو. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ان دواؤں کے آنے کے بعد خاص طور پہ یہ جو اسٹیرائڈ آ رہے ہیں اور اس سے کچھ یہ شرح اموات میں کمی ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے یا امید پیدا ہوئی ہے؟ یہ جتنے ابھی تک ٹرائلز اور ڈیٹا آ رہا تھا نا, یہ خاصا پیچی تھا, چھوٹا تھا. یہ ٹرائل جو ہے ڈیکسامیتھاسون والا یہ خاصا اچھا یعنی پروسیجرلی یعنی طریقہ کار کے مطابق یہ بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا ٹرائل. اس میں یہ رینڈمائز کنٹرول ٹرائل تھا, یعنی جو ایک بڑی اچھا طریقہ ہوتا ہے ٹرائلز کو کرنے کا, جس کے جو نتائج ہیں ان کو مستند سمجھا جاتا ہے. تو ایک تو یہ اچھی بات تھی. دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ لگا کہ جو شرح اموات ہیں اس میں ایکچولی امپیکٹ آیا. وہ امپیکٹ کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہے, لیکن مثال کے طور پہ جو لوگ جن کو آکسیجنیشن کی ضرورت ہے اس میں اگر شرح اموات تقریباً 25% تھیں تو اس دوائی کے استعمال سے وہ تقریباً 20% کے قریب آئی. تو یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے جو دونوں سچویشنز میں آیا. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان, وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے کرونا, ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں ڈالر ایک بار پھر بڑھتا نظر آ رہا ہے. روپے کی قدر میں بڑی تیزی سے کمی ہوئی ہے, تقریباً ریکارڈ سطح پر روپیہ گر چکا ہے ڈالر کے مقابلے میں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ بہت آسان اور تیر بہدف نسخہ ہے. دنیا میں اس وقت انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہے, پاکستان اپنے ڈالر بانڈز یورو بانڈز جاری کرے اور بہت ہی کم شرح سود پہ یہ بانڈز جاری ہو سکتے ہیں, اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بہت بڑی مدد مل سکتی ہے, اور روپیہ دوبارہ بہت آسانی سے توانا ہو سکتا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. روپے کی قدر ڈالر اور غیر ملکی کرنسیوں کے مقابلے میں ایک بار پھر ڈانا ڈول ہے, اور آج روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 167 روپے 65 پیسے کا ہو گیا ہے, جو کہ روپے کی ڈالر کے مقابلے میں نچلی ترین سطح کے بالکل قریب ہے. یعنی کہ اس وقت روپے پہ بہت شدید دباؤ ہے,
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دباؤ ہمارے دراصل زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، کیونکہ ہمیں غیر ملکی ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، اور اس پوری صورتحال میں زر مبادلہ کے ذخائر پہ آج کل غیر معمولی دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس دباؤ کو اور روپے کی قدر کو بآسانی سنبھالا جا سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت لوسٹ انٹرسٹ ریٹ کا زمانہ ہے، اور بآسانی پاکستان اپنے سوورن بانڈز بین الاقوامی مارکیٹ پہ فلوٹ کر سکتا ہے، جہاں پہ اس کے لیے طلب بھی موجود ہے، جہاں پہ ڈیزائر بھی موجود ہے۔ اور یہی فارمولا آپ سے تھوڑی دن قبل مصر نے اپنایا۔ مصر کی ریٹنگ، انٹرنیشنل ریٹنگ پاکستان جیسی ہے، حالات ہم سے برے نہیں ہیں، اور مصر نے بآسانی تقریباً 4 ارب ڈالر کے بانڈز جو ہیں جمع کیے۔ پاکستان کے لیے ایک بہت آسان فارمولا ہے، نہ جانے کیوں پاکستان کی حکومت ابھی فی الحال اس پہ عمل نہیں کر رہی ہے، مگر روپے پہ جو دباؤ ہے یقیناً یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کا احاطہ کرتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مالی سال 2019-20 کے اختتام پر ادائیگیوں کے دباؤ، گھٹتی ہوئی ترسیلات زر اور برآمدات میں کمی کے رجحان کے سبب امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر تنزلی سے دوچار ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 7 پیسے مہنگا ہو کر 167 روپے 65 پیسے کا ہو گیا۔ اس ماہ کے دوران اب تک ڈالر 4 روپے 55 پیسے یعنی تقریباً 3% مہنگا ہو چکا ہے۔ روپیہ کمزور ہونے سے زر مبادلہ ذخائر اور ایکسچینج ریٹ پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس کا سیدھا سادہ اور آسان نسخہ کورونا ماحول میں معیشت کو سہارا دینے کے لیے 5 ارب ڈالرز کے بانڈز فروخت کیے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق مصر نے 2 ارب ڈالر کے بانڈز 30 سال کے لیے 8.87% ریٹ پر جاری کیے ہیں۔ 1 ارب 75 کروڑ ڈالر کے بانڈز 12 سال کے لیے 7.62% شرح سود پر، اور 1 ارب 25 کروڑ ڈالر کے بانڈز 4 سال کے لیے 5.75% پر جاری کیے ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں موجودہ 8% شرح سود 20 ماہ کی کم ترین سطح ہے، لیکن غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے یہ اب بھی بہت پرکشش شرح سود نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں اور خطے کے ممالک میں اب بھی پاکستان کی شرح سود 2 سے 4 گنا زیادہ ہے۔ بھارت میں شرح سود 4%، بنگلہ دیش میں 6%، چین میں 3.85%، ملائیشیا میں 2%، سعودی عرب میں 1% اور متحدہ عرب امارات میں شرح سود 1.5% ہے۔ اس پوری صورتحال کیفیت کا ایک ماہرانہ جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ جناب شوکت ترین، موجودہ حکومت کی بھی مشاورت کرتے رہتے ہیں۔ شوکت ترین صاحب بہت بہت شکریہ۔ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ شدید دباؤ کا شکار ہوا ہے۔ ایک مہینے میں تقریباً 3% اس کی جو ورتھ ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی تشویش کی صورتحال ہے۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک بار پھر روپیہ جو ہے وہ اپنے آل ٹائم بالکل جو گراوٹ ہے اس تک پہنچ گیا ہے؟ دیکھیے جی، اس میں جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو پریشر ہے، جس میں کہ کافی ادائیگیاں، حالانکہ ملٹی لیٹرل جو ایجنسیز ہیں، بائی لیٹرل ایجنسیز ہیں، انہوں نے کووڈ کی وجہ سے آپ کی وہ ڈیفر کیے ہیں آپ کی پیمنٹس، لیکن تقریباً سال میں اگر $12 بلین آپ نے پے کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹس بھی افیکٹ ہو گئی ہیں، اور آپ کی ریمیٹنسز بھی تھوڑی بہت تو افیکٹ ہوئی ہیں، اور کچھ ہونے کا خطرہ بھی ہے، لیکن تو وہ جو ہے وہ پریشر روپے پہ آ جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے پاس فارن ایکسچینج نہ رہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو چاہیے کہ جس طرح ایجپٹ نے کیا ہے، اور ایجپٹ کی خیر جو مثال ہم دے رہے ہیں اس میں ذرا تھوڑا فرق یہ ہے کہ ایجپٹ میں وہ جو پریزیڈنٹ سیسی ہے، he is all in all، اس کا ڈیسیژن جو ہوتا ہے وہ فائنل ہے، اور تو اس کے so I think there is cohesion at the decision making over there۔ دوسرا یہ ہے کہ جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ بڑے پیسے ڈال رہے ہیں ایجپٹ میں، اور پولیٹیکلی جو ہے اس کو سپورٹ ہے امریکہ کی، اس اور ان کا جو IMF پروگرام ہے 2016 سے سکسیسفلی چل رہا ہے۔ انہوں نے جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے پیسے ریز کیے، نہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اس وقت جو ریجنل جو پلیئرز ہیں کیپٹل مارکیٹس کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ریز کر سکتا ہے 7 سے یا 8 سے 10 سال کا جو پیسہ ہے ایٹ اراؤنڈ 7 to 7.5%، اس سے وہ کر سکتا ہے، اور ایپیٹائٹ ہے، اور مارکیٹ جو ہے وہ لیکوڈ بھی ہیں اور ہنگری بھی ہیں۔
लेकिन दो एक चीज़ें जो है पाकिस्तान शौकत अली साहब, हमें ये कहा जा रहा है, जो बाहर के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि इस वक्त फेड्स और सारी दुनिया ये जो है वो बहुत ही आंख मीच के बॉन्ड्स ले रहे हैं और सॉवरेन बॉन्ड्स और ये वो इनकी बड़ी कशिश है। ये बताइए कि अगर हम ये बॉन्ड्स फ्लोट कर देते हैं और अगर तो इससे जो है हमें यकीनन सहारा तो मिल जाएगा और रुपए की कदर को भी बहुत सारा मिलेगा ना। ये एक श्योर शॉर्ट हल है इसका फौरी वक्ती तौर पे। मैं इसी चीज की आगे चल रहा था कि ये करने की दो एक कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है कि आपकी मूडीज ने रेटिंग जो है, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। जो मई के बीच में नेगेटिव पे चले गए या मूडीज आपकी जो B3 की, उसको आपने इन्वेस्टर्स को मतलब एक किस्म से वो देनी है तकवीयत के ये जो है इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, मतलब ये सीज में नहीं चली जाएगी। तो ये कॉन्फिडेंस देना एक तो ये है। दूसरा ये है कि मार्केट को ये कॉन्फिडेंस देना कि हमारा जो IMF प्रोग्राम है वो इस वक्त जो है वो होल्ड पे हो सकता है, लेकिन इट इज ऑन ट्रैक। हम IMF के जो प्रोग्राम है उस पे हम गामजन रहेंगे। ये कंडीशंस अगर आपने एक किस्म से हुकूमत जो है जब जाएगी रोड शोज करेगी तो ये अगर जो बावर करवा दिया मार्केट में तो देयर इज नो रीजन कि हमें ये पैसे नहीं मिलेंगे। हम 2, 4, 5 बिलियन जो है कम से कम 3, 4 बिलियन तो रेज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज और मैं कहूँगा कामरान खान साहब कि ये तो वो है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर आप जा रहे हैं कैपिटल मार्केट्स की। हमें चाहिए कि हम बहुत देर से कुछ 1.5-2 साल हो गए हैं और ये पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट्स और ये सारा कुछ हम बातें तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तानियों के पास नहीं जा रहे। हम यही चीजें जो हैं आपका 3 साल 5 साल का जो है 7 साल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये अपने पाकिस्तानियों को दें तो हो सकता है इस प्राइस से भी थोड़ा सा कम कीमत में हमें पैसे मिलना शुरू हो जाए। तो हमें मल्टी फेसेटेड हमें अटैक करना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट्स में, और क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी अभी पैसों। तो आप फरमाइएगा शौकत अली साहब, अक्सर जो मईशत के हवाले से मीटिंग्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, आप वहाँ पे मौजूद होते हैं, आपकी अपनी क्या सेंस है कि इस पर क्यों अभी तक काम नहीं हुआ है? गो कि हम पर इतना शदीद दबाव आ रहा है हमारे रिजर्व्स पे, क्या बजट के काम की वजह से लोग ऑक्यूपाइड हैं, क्या वजह है? देखिए अब रिसेंटली तो खैर मैंने कोविड की जो थिंक टैंक है उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ तो मेरा कोई ज़्यादा इंटरेक्शन उन कमेटीज में नहीं है। लेकिन कोविड का थिंक टैंक जो है वो इस चीज़ों के बारे में सोच के उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं, और एक डिजिटल अकाउंट का एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी डिजिटल अकाउंट खोल देंगे किसी भी बैंक में, और फिर हर किस्म का जो है वो एक किस्म का प्रोडक्ट जो है उसके थ्रू एक्सेस कर लेंगे। डिपॉजिट्स जो हैं गवर्नमेंट वाले ये भी ले सकते हैं, वो बाकी जो है वो अपने बैंक्स के साथ भी डील कर सकते हैं। तो ये जो है अभी बस ये इशू ये होता है हमारी इसके तो एलिमेंट्स शौकत अली साहब मैंने देखा है आप लोगों ने जो काम किया है उसके तो एलिमेंट्स बहुत शानदार हैं, वो तो बड़ी उसमें ज़बरदस्त चीज़ें हैं, हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंट करने में बड़ा मददगार साबित हो सकता है वो पूरा प्लान। और मैंने देखा है कि इसमें चीज़ें सारी अब सॉर्ट आउट हो गई, स्टेट बैंक वगैरह ये सारी चीज़ें, ये तो बिल्कुल एक रेडी पैकेज है ना, रेडी टू गो। बिल्कुल रेडी पैकेज है, और अगले चंद दिनों के बीच में मेरे ख्याल हफ्ते 2 हफ्ते में इसको लॉन्च हो जाना चाहिए, बिकॉज इस पे बहुत काम हुआ है जिस तरह आपने कहा, और स्टेट बैंक ने और इस कमेटी ने आपस में बैठ के, बैंकों ने आपस में बैठ के इस पे बहुत काम किया ताकि सहूलत हो लोगों को कि बगैर बैंकों में आके अकाउंट खोलें, और उसकी सहूलत ये होनी चाहिए कहीं भी बैठे हैं दुनिया के बीच में उसके थ्रू वो ट्रांजेक्शन करें, उसके थ्रू वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदें, वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, वो रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो ये चीजें जो है ना ये हमें करनी पड़ेंगी अब। और ये फरमाइएगा कि इसके साथ साथ अगर हम ये बॉन्ड्स वगैरह भी फ्लोट करें, और फिर ये जो हमारे इससे बहरहाल ये जो इस वक्त क्राइसिस लग रहा है, ये आपके ख्याल में ये बहुत इजीली अवॉइड हो सकता है ना, क्योंकि रुपए पे प्रेशर तो इस वक्त बहुत ज़्यादा है और इस पर तो तेज़ एक्शन करने की ज़रूरत है ना, वरना स्लिपेजेस होते रहेंगे। जी सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए मैं ये भी कहूँ कि इस वक्त जो है हमारी कोविड की जो जंग है वो जारी है, तो वो उसने कंज्यूम किया हुआ हमें,
لیکن کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ انشاءاللہ جو ہے جیسے جیسے یہ بزنسز واپس کھولنا شروع ہو جائیں گی. آپ نے دیکھا کہ جو اپریل کے مقابلے میں مئی کے بیچ میں جو ہے ایکسپورٹ زیادہ بڑھی ہیں. اسی طریقے سے آپ کیونکہ آئل پرائسز جو ہیں اس پریشر ہے تو امپورٹس جو ہیں وہ کوئی زیادہ نہیں ہو رہی, تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ یہ جون جو ہے گا وہ مئی سے بھی بہتر ہوگا. تو جیسے جیسے بزنسز چلنا شروع ہو جائیں گے, ایکسپورٹ چلنا شروع ہو جائے گی, یہ پریشر اور کم ہونا شروع ہو جائے گا. حالانکہ ہمارے پاس جو ڈیفرلز ہیں یہ تقریباً شوکت ترین صاحب کے فیڈ بیک تو یہ ہے کہ ایکسپورٹرز کے جو آرڈرز ہیں جو لاسٹ ابھی پچھلے اپریل مارچ میں اور مئی میں وہ 80-90% اب ریسٹور ہو گئے ہیں, جو لو اینڈ خاص طور پہ جو ہمارے ایکسپورٹس ہیں. بالکل, اور وہ ہو رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. دیکھیں میرے خیال میں ایک چیز آپ کو یہ ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ایک بلین ڈالر کا مطلب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا آج سے 18 مہینے پہلے, اس کو کور کر دینا. اور اس کے بعد یہ کووڈ کی وجہ سے ہمیں تھوڑا پریشر آیا ہے. ادروائز دس گورنمنٹ ہیز ڈن اے گریٹ جاب آن دی فارن کرنسی سائڈ. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.